नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज हम चर्चा करेंगे भाग 18 की, जिसमें आपातकाल की चर्चा की गई है। इससे पहले हम जो भाग 17 है उसकी चर्चा किए थे, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा था उसकी चर्चा हम किए थे। और आज हम जो अनुच्छेद 352 से 360 तक जिसकी चर्चा है आपातकाल की, उसकी चर्चा करेंगे। इसे याद करने का ट्रिक अगर देखेंगे तो ई से होता है 18 या अ से होता है 18 और ई से ही होता है इमरजेंसी और अ से होता है आपातकाल। तो आप देख सकते हैं कि ई से 18 और ई से इमरजेंसी या अ से 18 और आ से आपातकाल हो जाएगा। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आपातकाल भाग किस में दिया गया है, तो भाग 18 में दिया गया है। और इसका उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वहाँ से इसका उपबंध लिया गया था। और आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वह कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से या वाइमर संविधान से लिया गया है। और आपातकाल को देखेंगे तो आपातकाल जो होता है वह संख्यात्मक स्वरूप को जो क्या करता है वह एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात जो हमारा संघ होता है उसके अंतर संपूर्ण शक्तियाँ जो होता है निहित कर देता है। और संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की जो संप्रभुता थी, एकता और अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था जो है तथा संविधान की सुरक्षा जो है वह करना है, जो आपातकाल को जोड़ा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपातकाल के प्रकार को हम देख लेते हैं। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर अगर देख सकते हैं तो राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद जो 356 में वर्णित है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन किस में है, तो 360 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 352 में है। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में दी गई है। और यह कब लगता है, तो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उसके आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। और सशस्त्र विद्रोह जो था पहले हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है आंतरिक अशांति वर्ड हुआ करता था इसके जगह पे, तो आंतरिक अशांति वर्ड को हटा के जो सशस्त्र विद्रोह है उसको जोड़ा गया। उसके बाद देखते हैं तो कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। कब कब लगा है, तो एक बार जो है जो भारत चाइना युद्ध हुआ था तब, दूसरा भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा जो लगा था वो आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे इंदिरा गांधी शासन में लगा था। उसके बाद जो संवैधानिक तंत्र की विफलता देखेंगे उसके आधार पर अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। जब राज्य का शासन संवैधानिक रूप से संचालित ना हो रहा हो तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह लगाया जाता है। और उसके बाद वित्तीय आपातकाल देखेंगे तो यह तब लगाया जाता है जब आर्थिक साख तथा वित्तीय स्थायित्व पर खतरा हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं जो हमारा अनुच्छेद 352 है उसके आधार पर देखेंगे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल, अगर आप देखेंगे तो लिखित रूप से इसका प्रस्ताव ना उसे भेज दे, तब तक राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता। देखिए जो हमारा 1976 था तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके तहत क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति स्वयं जो है यह क्या कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें परिवर्तन किया गया और वर्ष 1978 में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से नहीं घोषित कर सकता आपातकाल, उसको जो है मंत्रिमंडल का लिखित स्वरूप में ऐसा प्रस्ताव देना जरूरी हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं तो ऐसी उद्घोषणा जो होती है संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होंगे उसमें 2/3 बहुमत के द्वारा यह पारित करना आवश्यक होगा, अन्यथा जो इमरजेंसी है वह नहीं लगेगी। उसके बाद देखते हैं इसका प्रभाव। तो इमरजेंसी का जो प्रभाव होगा वह केंद्र राज्य संबंध पे अगर देखेंगे प्रभाव, तो कार्यपालक देखेंगे तो जो कार्यपालकीय शक्ति अगर आप देखेंगे तो यह केंद्र में निहित हो जाती है। अर्थात जो राज्य होता है किसी राज्य को किसी विषय पर जो कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति किसके पास हो जाती है, तो केंद्र के पास हो जाती है। लेकिन हाँ, राज्य सरकार निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार होती है उसके पास जो होता है राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति हो जाती है। उसके बाद हम विधायी शक्ति की बात करते हैं तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर लेकिन विधायिका जो होती है वह शक्तियों का निलंबन नहीं होता है। और आपातकाल के समाप्ति के 6 माह बाद
तक यह जो कानून बना रहता है राज्य सूची के विषय पर, यह प्रभावी रहता है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है इसको, तो फिर से बहुमत द्वारा पारित करना पड़ता है, अन्यथा वह खत्म हो जाता है। और संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो राज्य सूची है उसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, और संसद का सत्र नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति ही क्या करेगा, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करेगा। उसके बाद वित्तीय जो प्रभाव है उसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो करों का संवैधानिक वितरण होता है, जो हम आपको बताए थे कि 42% था, जो 1% काट के 41% कर दिया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, तो 41% को घटा बढ़ा सकता है, मतलब चाहे तो कम कर दे। और ऐसा संशोधन तब तक जो है रहेगा जब वित्त वर्ष जब समाप्त हो जाएगा तब तक वह जारी रहेगा, और आपातकाल समाप्त होता है तो उसके बाद यह 6 महीने बाद आपको जानते हैं समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो लोकसभा तथा राज्यसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है उससे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा करके कितने भी समय तक आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक वो लगा रहेगा इमरजेंसी। ऐसे ही राज्य विधानमंडल जो होता है या विधानसभा होता है उसका कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने भी समय तक के लिए। और दोनों का विस्तार कब तक किया जाता है, देखिए दोनों का विस्तार आपातकाल की समाप्ति के देखेंगे तो अधिकतम 6 माह तक ही लागू होगा। जब आपातकाल समाप्त होगा तो यह जो विस्तार होगा यह 6 माह तक लागू होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारा आपातकाल लगता है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है इसका प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वीमर संविधान या वाइमर संविधान से लिया गया है। देखिए जर्मनी का पहले वीमर संविधान हुआ करता था, वर्तमान में जर्मनी का जो संविधान है वह परिवर्तित हो चुका है। उसके बाद इसकी चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद 358 और 359 के तहत जो है यह बताया गया है कि मूल अधिकारों पर पड़ने वाले जो प्रभाव होंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इसके बारे में वर्णन जो किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 359 में किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 358 क्या है, इसमें यह बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 अधिकार होते हैं, 6 मौलिक अधिकार होते हैं, घूमने का अधिकार हो गया, और व्यवसाय करने का अधिकार हो गया, सभा करने का अधिकार हो गया, और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको क्या कर दिया जाता है, तो यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और यह कब कब समाप्त किया जाता है, देखिए जब मूल अधिकार तभी समाप्त किए जाएंगे 19 के द्वारा जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, जो आंतरिक जो होता है सशस्त्र विद्रोह जो होता है उसके आधार पर से समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 359 है। देखिए अनुच्छेद 358 में बताया गया था कि 19 के तहत जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे वह निलंबित होंगे, और अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद जो 21 है उसमें जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उन पे जो है उनका निलंबन नहीं होता है। तो किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 का क्या होगा, जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। भारत चीन युद्ध 1962 जब हुआ था तब पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जो वर्ष 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के दौरान। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था, उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसी दौरान लगा था। उसके बाद आंतरिक अशांति के आधार पर जो है जो तीसरा आपातकाल लगा था 1975 से 1977 के बीच में लगा था, यह इंदिरा शासन में लगा था, इंदिरा गांधी शासन में, और काफ़ी विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल रहा है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, और जो हमारा जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा जो होती है, तो पहले क्या था कि न्यायिक समीक्षा जो था वह राष्ट्रीय आपातकाल पे नहीं होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में यह प्रावधान को बदला गया और बाद में न्यायिक समीक्षा भी की जाने लगी। उसका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला जो 1980 था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसको न्यायिक चुनौती या फिर न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा जा सकता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कौन करता है, तो समाप्ति के लिए 2 प्रावधान है। राष्ट्रपति चाहे तो अपने विवेक के ऊपर उसके निर्भर है कि वह समाप्त कर सकता है, और लोकसभा यदि साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया कर दे
कि आपातकाल जारी रखने हेतु अस्वीकृत कर दर्शाता है, जो कि आपातकाल आगे नहीं जारी रखा जाएगा, तब भी यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और राज्य आपातकाल के बारे में समझते हैं। देखिए, राज्य आपातकाल में आप देखते हैं तो अनुच्छेद 356 में इसकी चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 355 आप देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि जो राज्य का प्रशासन किस प्रकार से नियंत्रण होगा, राज्य के प्रशासन का नियंत्रण जो सेंटर करेगा तो किस प्रकार से करेगा, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 356 में जो बताया गया है राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया, अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्रदान करता है, और यह मुख्यतः उसकी इस मान्यता पर निर्भर करता है कि राज्य में जो सरकार है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो यह क्या होता है, राज्य आपातकाल जारी हो जाता है। अब देखिए, संसद द्वारा इस निर्णय को 2 महीने के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है राज्य के अंदर आपातकाल। और आपातकाल शुरू में 6 माह तक रहता है, किंतु इसके प्रत्येक बार में अगर देखेंगे आप तो 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? तो अधिकतम 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ पे लगा था राष्ट्रपति शासन जो है, तो सबसे पहले आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था पंजाब में, और यह 20 जून 1951 को यहाँ पे प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे अधिक अधिक समय तक कहाँ लगा है कि दिन जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि 100 दिन कहाँ लगा है, तो ये देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक समय तक लगा है, सबसे अधिक दिन तक लगा है राष्ट्रपति शासन। और उसके बाद पंजाब राज्य है जिसमें सबसे अधिक समय तक लगा है। उसके बाद सबसे अधिक बार कहाँ लगा है, तो सबसे अधिक टाइम्स जो है अगर देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश में 10 बार और मणिपुर में जो है सबसे अधिक 10 बार, 2 राज्यों में 10-10 बार लगे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक जो राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इंदिरा गांधी जी थी, जिनके कार्यकाल में कुल मिला के 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद मोरारजी देसाई को देखेंगे तो दूसरे नंबर पे हैं, जिनके शासनकाल में 17 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद अन्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किन में लगा था, तो इंदिरा गांधी शासनकाल में लगा था। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इमरजेंसी जो प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, अर्थात आपातकाल जो दिया गया है, उसका जो है हमने वर्णन कर लिया है। और आपको बताया था कि अ से होगा यहाँ पे आपातकाल, और अ से ही होगा 18 और ई से होगा इमरजेंसी, और ई से ही हो जाएगा हमारा क्या, 18। तो इससे आप आसानी से 18 में इमरजेंसी या 18 में आपातकाल का प्रावधान है, इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। सबसे अधिक बार किन किन प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 51 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा था। धन्यवाद।